नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है द फिशर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। आप लोगों ने बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस योजना का लाभ वह सभी ग्राहक ले सकते हैं जिन ग्राहकों को बैंक से कोई परेशानी होती है। जैसे अगर बैंक की सेवाओं से वो संतुष्ट नहीं है ना, बैंक के साथ कोई भी ऐसे सर्विसेज के साथ वो जुड़ते हैं जिसमें बैंक जो है बैंक के साथ जो शर्तें थी, बैंक उन शर्तों से मुकर गया, है ना। जैसे कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, बीच में बैंक ने जो है बिना किसी सूचना के ब्याज दरों में बदलाव कर दिया, आपके खातों से पैसों की कटौती कर लिया। ऐसे कई सारी समस्याओं के साथ जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक आपकी सुनवाई नहीं करता है 30 दिनों के लिए, तो इसके लिए सेंट्रल बैंक ने एक विकल्प बनाया, आपके लिए एक योजना बनाई कि आप अपनी जो कंप्लेन है वो बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता था। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो है 2021 में तीन जो है ऑम्बुड्समैन को, बैंक का पहले ऑम्बुड्समैन, बैंक का लोकपाल अलग होता था, एनबीएफसी कंपनियों का लोकपाल अलग होता था, और अगर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन में अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके लोकपाल अलग होते थे। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में इन तीनों ही लोकपाल को एकीकृत कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, और उसी को हम लोग दरअसल जानते हैं इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, यानी एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना। इसका मतलब अगर ग्राहक को किसी डिजिटल ट्रांजेक्शन के कारण परेशानी है, अगर कोई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, अगर उनसे कोई अगर किसी प्रकार के ऋण से संबंधित समस्या, कोई भी अगर परेशानी या दिक्कत है, या अगर कोई बैंक का ग्राहक है उसको कोई दिक्कत है, अगर वो दिक्कत कंसर्न इंस्टीट्यूट में रिजॉल्व नहीं हो रहा है विद इन 30 डेज, देन जो कस्टमर होगा, जो ग्राहक होगा, वह लोकपाल को अप्रोच कर सकता है। तो आइए जानने का ये प्रयास करेंगे कि लोकपाल तक पहुंचने का रास्ता क्या है, लोकपाल की क्या ताकतें हैं और इससे ग्राहकों को क्या फायदा मिलता है। तो ये पूरी बातचीत आज के सेशन में होने वाला है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन इंपॉर्टेंट भी होगा, और ये कई बार प्रीवियस परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी बने हैं। और चूंकि इसमें एक नया सुधार भी किया गया, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी जो है यह इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सेशन को शुरू करेंगे एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की अगर 4.0 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो पीआरटी 1 to 5 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। समय बहुत कम है आपके पास, समय बहुत कम है, बहुत जल्दी वैकेंसी जो है अनाउंस होने वाली है आपके पास। अगर आप पढ़ेंगे तो समय आपके लिए कम है, तो आप जल्द से जल्द इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, इस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपको इस बैच के साथ प्रैक्टिस बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप, यानी एनसीईआरटी 6 to 12 तक का पूरा का पूरा नए तरीके से आपको जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा संस्था की तरफ से। यानी एडिशनल 2 बैचेज इस बैच के साथ फ्री मिल रहे हैं। तो आइए जो है जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़िए, यानी जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल होइए और सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जो है प्रिपरेशन को कंडक्ट कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द 2025 में अपने शिक्षक बनने का सपने को आप पूरा कर सके। तो चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु आज क्या क्या होने वाले हैं, पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है, लोकपाल योजना का दायरा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और किन शिकायतों को आप लोकपाल में दर्ज करा सकते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं, आगे की जो है बातचीत को जारी करते हैं। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बैंकों को उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को क्या करना है, सरल बनाना है, उनको तेज और प्रभावी तरीके से उनका क्या करना है, समाधान प्रदान करना है। यानी ग्राहकों को अगर अपनी किसी प्रकार की शिकायतों का समाधान करना है तो आसान तरीके से, सरल तरीके से वो अपना अप्रोच कर पाए। इसके साथ साथ उनका जो है जो समस्या का निपटान है वो कम समय में हो पाए, तेजी से हो पाए और प्रभावी ढंग से हो पाए। यह योजना बैंकिंग सेवाओं से जुड़े ग्राहकों की समस्याओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें तुरंत और न्याय संगत तरीके से समाधान करने का प्रयास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस योजना को, दरअसल एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आज के सेशन का। इसको जो है सेंट्रल बैंक ने 2021 में इंटीग्रेट किया, यानी एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना को
सेंट्रल बैंक के द्वारा 2021 में जो है वह अनाउंस किया गया। अब इस इंटीग्रेशन में हुआ क्या है कि 3 योजनाओं को, यानी 3 लोकपाल को, बैंकिंग लोकपाल को, एनबीएफसी के लोकपाल को, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस आपने सुना होगा, मुथूट फाइनेंस आपने सुना होगा, मणप्पुरम गोल्ड लोन सुना होगा, बजाज फाइनेंस सुना होगा आपने, बजाज कैपिटल सुना होगा। तो इन सभी एनबीएफसी को और इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो लोकपाल है, इन तीनों को एकीकृत कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया 2021 में। इसके पहले ये अलग अलग होते थे। जैसे आपने बैंकिंग लोकपाल का नाम सुना होगा, तो ये 1995 से चल रहा था, 2006 का इसका लेटेस्ट एडिशन था। आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का अंडर सेक्शन 35A के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल का पूरा विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी ये तीनों को एकीकृत कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया 2021 में। इस पूरे जो है एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना को जो है रेगुलेट करने के लिए जिस संस्था को जिम्मेदारी दी गई है, वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक ही लोकपाल की नियुक्ति और इस जो है लोकपाल योजना का पूरा कार्यान्वयन करने का कार्य करेगा। सभी प्रकार के बैंकिंग ग्राहकों और नॉन बैंकिंग ग्राहकों की जो शिकायतें होंगी, उनका समाधान करने का जो उद्देश्य है, वह इस बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत किया जाएगा। क्लियर बात। अब एक और बात, यह जो योजना है, इस लोकपाल योजना में दायरा किन किन बैंकों का आएगा, यानी आप कौन से बैंक से जुड़े हुए हैं, तो आप उन बैंकों की शिकायतों को या उन बैंकों से प्राप्त असंतुष्टि को आप जो है लोकपाल के समक्ष रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी अनुसूचित जो है व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का मतलब जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, आरबीआई अधिनियम जो है, उसके सेकेंड शेड्यूल में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं, उन सबको हम अनुसूचित जो है व्यापारिक बैंक कहते हैं। तो वो सभी बैंक जो है इस योजना के दायरे में आएंगे, यानी कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, या पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी बैंक हो गए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, इन सभी बैंकों के अगर आप ग्राहक हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं, इसके अलावा आप सहकारी बैंक के अगर कस्टमर हैं, या अगर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, तो इन सभी संस्थाओं पर यह नियम लागू होता है। इसके अंतर्गत डिजिटल लेन देन अगर इन बैंकों में आप कर रहे हैं, तो भुगतान से संबंधित शिकायतों को भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इसका दरअसल प्रोसेस क्या होगा, बहुत शॉर्ट तरीके से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने कोई डिजिटल लेन देन किया 2 बैंकों के साथ, मतलब किसी भी एक थर्ड पर्सन के साथ मैंने जो है कोई यूपीआई भुगतान किया, यूपीआई के माध्यम से मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, लेकिन सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। अब मैंने अपने बैंक से पूछताछ की कि सर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि सर अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे समय दीजिए। सामने वाले बंदे के अकाउंट में चूंकि पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, उसने अपने बैंक से पूछा तो उसने कहा कि सर अकाउंट तो सामने है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ है। मेरा बैंक ये कह रहा है कि सामने पैसा क्रेडिट हो चुका है ना, आप जाके उनको पता कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सामने क्रेडिट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का मैटर चल रहा है, मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, केवल मैटर को खींचा जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है हमारे बैंक खाते से बैंक ने मुझे बिना बताए, बिना सूचना दिए पैसा डेबिट कर लिया, और जब मैंने पूछा तो बैंक के पास कोई उत्तर नहीं था इसका कि बैंक ने ऐसा पैसा क्यों डिडक्ट किया, मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। क्लियर बात। बैंक ने से हमने लोन लिया और लोन के समय रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था और शर्तानुसार बिना किसी शर्त के बीच में ब्याज की दरों में परिवर्तन आ गया। बैंक ने ऐसा कहा नहीं था हालांकि, लेकिन बैंक ने ब्याज की दर बदल दिया। तो ऐसी किसी भी शिकायत के लिए हमको सबसे पहले जहां अप्रोच करना है, वह अप्रोच कहां करना होगा भाई साहब? बैंक में। हमको बैंक को अप्रोच करना, कंसर्न बैंक, कंसर्न एनबीएफसी में जाना है। अगर आपको एनबीएफसी से प्रॉब्लम है तो एनबीएफसी में जाएंगे आप, अगर आपको बैंक से प्रॉब्लम है तो आप बैंक में आप जो है अप्रोच करेंगे। और बैंक में अप्रोच करने के बाद आप इनको जो है यानी बैंक में आप जो है 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी, डिजिटल माध्यम से भी, और दूसरा आप जो है अपनी शिकायत लिखित तौर पर भी जो है आप ब्रांच के थ्रू या आप बैंक में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आपने ब्रांच में शिकायत दर्ज करा दिया तो आप 30 दिनों के लिए आप जो है बाध्य हो गए कि अब आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आपको 30 दिनों तक वेट करना होता है और बैंक की जिम्मेदारी होगी लोकपाल योजना के अंतर्गत कि 30 दिनों के भीतर आपकी समस्या का बैंक रिजॉल्व करेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा बाई एनी हाउ। अब 30 दिनों के अंदर हुआ क्या कि 30 दिनों के अंदर बैंक ने आपको क्या दिया? समाधान दिया। और बैंक ने जब 30 दिनों के अंदर समाधान दे दिया और समाधान से आप 2 ही चीजें होंगे, या तो आप क्या हो जाएंगे भाई साहब? आप संतुष्ट हो जाएंगे, और जैसे संतुष्ट होंगे मैटर यहीं पर सॉल्व हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि आप दरअसल संतुष्ट ना होकर के आप जो है बैंक के फैसले से असंतुष्ट हो गए। पहला केस ये हुआ, या 30 दिनों के अंदर बैंक या 30 दिन बीत गए, बैंक इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाया। और अगर बैंक आपकी समस्या का कोई जवाब नहीं दे पाया तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है
इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, ये आपके पास जो है एक ऑप्शन है और अब अपनी शिकायत को आप इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास कर सकते हैं। अब इसके पास शिकायत कर सकते हैं कैसे? इसके पास अगर शिकायत करना होगा तो आपको क्या करना होगा? दोनों तरीके हैं, आप लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं या आप डिजिटल तरीके से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर एक जो है शिकायत पोर्टल है, एक सीएमएस पोर्टल है और इस पोर्टल पर जा करके आप लॉगिन करेंगे और आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वहां पर फिल करेंगे और जो भी आपके क्षेत्र का, आपके स्टेट का जो कंसर्न लोकपाल होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और आपसे भी कांटेक्ट करेगा और जिस बैंक से दिक्कत है उससे भी कांटेक्ट करेगा। और अगर दोनों लोगों के कांटेक्ट करने के बाद पहला तो काम ये होता है कि दोनों के बीच में सेटलमेंट करना, और अगर वो सेटलमेंट नहीं हुआ और मान लेते हैं ऐसा कि आपकी गलती है, ग्राहक की गलती है और ग्राहक को ही समझ में नहीं आया, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर बैंक का फॉल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा अगर आपने जो है जो कंप्लेन किया लोकपाल में बैंक का फॉल्ट पाया गया तो याद रखिएगा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास पावर है कि बैंक के ऊपर अधिकतम 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। और याद रखिएगा ये जुर्माना जो है, ये जुर्माना किसको मिलने वाला है? ये जुर्माना आपको मिलने वाला है ना। ये जुर्माना किसको मिलने वाला है? आपको। मैक्सिमम 20 लाख तक जुर्माना बैंक से लोकपाल दिलवा सकता है आपको। क्लियर बात। और अगर आपने ये कंप्लेन भी किया है कि मुझे मानसिक तौर पर भी मैं जो है मेरी जो है समस्या आई है, मैं मानसिक तौर पर भी मुझे मेरा उत्पीड़न हुआ है, तो इस केस में भी लोकपाल आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक बैंक से दिलवा सकता है, बशर्ते बैंक की फॉल्ट होनी चाहिए, बैंक की समस्या होनी चाहिए, तभी इस जो है तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। तो पहले मुझे समझ में आ गया आपको ये बात, लोकपाल योजना के अंतर्गत कौन कौन से बैंक से आप जुड़े हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत प्रमुख बात हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एक एकीकृत योजना है, इट मींस यह 3 जो है लोकपाल को जोड़ करके इस योजना को बनाया गया है। यह एक बहुत खास बात है इस एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना की। इसके अलावा बात करें तो यह एक राष्ट्र एक लोकपाल अवधारणा को फॉलो करता है, यानी वन नेशन वन जो है लोकपाल को ये जो है क्या करता है, प्रमोट करता है। इट मींस कि पूरे भारत वर्ष के लिए जो है एक कह सकते हैं एक ही जो है लोकपाल होगा जो अलग अलग राज्यों में एक सेंट्रलाइज तरीके से बैठेगा और ग्राहकों की समस्याओं का क्या करेगा, निपटान करेगा ये। इसके अलावा ये एक केंद्रीकृत शिकायत पोर्टल होगा, यानी कि भारत में बैठे कहीं किसी भी क्षेत्र से किसी भी जगह से आप जो है ऑनलाइन शिकायत, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही कह सकते हैं जो है प्लेटफॉर्म पर, एक वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। मुफ्त सेवा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपको कोई भी ना ही चार्ज देना है, ना कोई आपको फीस देना, कोई शुल्क और कोई भुगतान आपको इसके लिए नहीं करना है। इसके अलावा अधिकतम मुआवजा, अभी हमने बात किया कि अधिकतम मुआवजा 20 लाख रुपए तक, अगर मानसिक उत्पीड़न वाली कोई समस्या हुई है किसी व्यक्ति की तो अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक जो है लोकपाल आपको दिला सकता है। आगे बात करेंगे हम लोग लोकपाल योजना की प्रक्रिया क्या होगी। तो हमने आपसे बात किया अभी कि पहले तो आपको शिकायत दर्ज करना होगा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, आरबीआई की वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। शिकायत को याद रखिएगा, शिकायत तभी दर्ज हो सकती है जब आपने बैंक में कंप्लेन करने के बाद कम से कम 30 दिन बिताए हों। अगर आप 30 दिन के पहले जा रहे हैं तो याद रखिएगा इस शिकायत को दर्ज नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा जो अपील प्रक्रिया है, अगर आप लोकपाल से संतुष्ट हो जाते हैं तब तो आप घर वापसी हो जाएगी आपकी, लेकिन अगर आप लोकपाल से संतुष्ट नहीं होंगे तो आपके पास अगला जो ऑप्शन होगा वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा। आरबीआई के जो है उप गवर्नर के पास अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं अगर लोकपाल के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो। और यह इस स्कीम में सबसे एपेक्स जो है कह सकते हैं बॉडी है। अगर इसके बाद यानी कि अगर गवर्नर यानी डेप्यूटी गवर्नर के भी फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपके पास अब यहाँ पर इस स्कीम में कोई भी जो है अपर जो है स्टेज में जाने का कोई विकल्प नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट की तरफ आप रुख कर सकते हैं। लोकपाल ग्राहक और बैंक के बीच में संवाद करके निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान प्रदान करने का प्रयास करता है। क्लियर बात। अब हमको जानना है कि लोकपाल योजना के तहत कौन कौन सी शिकायतें जो है आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा
बैंकिंग सेवाओं से संबंधित आप शिकायतें कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई खाते का संचालन में प्रॉब्लम है आपको, है ना। इसके अलावा कोई ऋण सेवा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल भुगतान से संबंधित सेवाओं में आप कोई शिकायत कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग का मतलब आप जो है किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भुगतान वगैरह कर रहे होंगे, है ना, इंटरनेट के माध्यम से कोई भुगतान कर रहे होंगे, तो इससे संबंधित आप कोई भी शिकायत जो है सेम सीएमएस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। एनबीएफसी से जुड़े जो मामले होंगे, चाहे वो ऋण सेवा हो गया, चाहे ब्याज दरों की समस्याएं होती हैं, एनबीएफसी के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो दरअसल ऋण सेवा से संबंधित ही होते हैं। ये मुख्य रूप से या क्रेडिट एक्सपेंशन करने का ही काम करते हैं। हालांकि एनबीएफसी भी आरबीआई द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं, तो इनसे संबंधित समस्याओं का भी निपटान हो सकता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं भी जो है इस पोर्टल पर देखी जा सकती हैं। इससे इस समस्या का निपटान किया जा सकता है और ग्राहक सेवा से संबंधित कोई भी समस्या को जो है देखा जा सकता है। जैसे बैंक ने कोई ऐसी लापरवाही की जिसमें आपको एजुकेशन लोन चाहिए था, बैंक ने लापरवाही की, आपका 1 साल नुकसान हो गया। अब इसमें अगर बैंक की लापरवाही है तो बैंक उसके लिए भुगतान करेगा आपको। या अनुचित व्यवहार का भी अगर प्रॉब्लम है तो जो है लोकपाल योजना के अंतर्गत शिकायत आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? आपको बैंकिंग लोकपाल योजना या यूं कह सकते हैं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी जो है जरूर बताइएगा, है ना। क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये इसमें लोकपाल होता है यह इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा इस लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर के द्वारा ही जो है लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। और लोकपाल जो होता है वो कौन से पद का व्यक्ति होता है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो लोकपाल होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर या यूं कह लीजिए जनरल मैनेजर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। याद रखिएगा ये कोई ना वकील होता है, ना कोई जज होता है, ना कोई रिटायर्ड जज होता है, ना कोई रिटायर्ड वकील होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हायर पद पर रहने वाला एक मैनेजमेंट का एक कह सकते हैं अनुभवी अधिकारी होता है, जो दो पक्षों की समस्याओं को ठीक से सुन करके उनके निदान को न्याय संगत या उनको तर्क संगत जो है उनके निदान को जल्द से जल्द सॉल्व करने का कार्य करता है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही सेशन, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। इस सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 68 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने हाल ही में सीटेट क्वालिफाई किया है, चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड से हो, एसएसटी आप अगर ऑप्ट कर रहे होंगे, चाहे आप साइंस और मैथ अगर ऑप्ट कर रहे होंगे, या आप लैंग्वेज से बिलोंग करते होंगे, तो 999 में आपको 999 के साथ ये आपको पेड बैच पूरी तरीके से अवेलेबल होगा। चाहे आप एसएसटी, चाहे आप साइंस, चाहे आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें आपको जीएस के साथ ये पूरा बैच मिलेगा। इसके साथ कोर्स के साथ 2 बैच फ्री मिलेंगे, एक आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा, ये पूरी तरीके से पेड बैच में आपको एडिशनल बैच दिया जा रहा है, और इसके अलावा 6 to 12 बैच का एनसीईआरटी मिलेगा। और आप सब जानते होंगे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप 9th to 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सेम 999 में ही आपको ये बैच अवेलेबल होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसा लगा सेशन जरूर बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।